हेलो बच्चों। तो हम चल रहे थे लहासा की ओर और इस चैप्टर में ये कि यात्रा वृत्तांत है, हम सभी जानते हैं, बहुत प्यारा वृत्तांत है। आजकल जो चीन का और मैटर चल रहा है भारत के बीच, उससे रिलेटेड इसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। तो हम पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि लास्ट हमारा जो चल रहा था कि वहाँ के लोग छठ पीकर जो मतलब लहासा या तिब्बत चीन तिब्बत के लोग शाम की टाइम छठ पीकर कैसे हो जाते हैं, होश और हवास अपना दुरुस्त नहीं रख पाते हैं। इसीलिए लेखक के साथ दोहरा व्यवहार हुआ, एक बार कुछ अलग और दूसरी बार कुछ अलग। ठीक है, तो हम अपने आगे बढ़ाते हैं। अब हमें सबसे विकट थाडा टोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरों की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उन पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह तो भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसके अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम होता है कि पिछले साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकाल कुची यानी कि दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। पहाड़ की ऊंचाई चढ़ी पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। ठीक है, लेखक का ये जो अभी हमने पैरा रीड किया है, रीड कर रहे थे जिसको हम, उसमें लेखक ये कहना चाहता है कि अब वो जहाँ पहुँच गया था वो था विकट स्थिति, मतलब डांडा थोडला एक प्लेस का नाम है और ये सबसे तिब्बत जाने की सबसे खतरों वाली जगह है। ठीक, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ का जो एरिया बताना चाह रहा है लेखक, एरिया बहुत खतरनाक है। यहाँ पर जो ये गांव का नहीं, डांडा थोडला का जो नाला है वो जहाँ पे वहाँ की स्थिति को बता रहा है कि यहाँ पर हमेशा लूट खरोश और चोर डाकुओं का एरिया होने के कारण लूट खरोश होती ही रहती है, क्योंकि ये स्थान कैसा है, निर्जन स्थान है। और दूसरी बात वो बताता है कि सरकार भी और यहाँ पर पुलिस और खुफिया विभाग पर ज़्यादा खर्च नहीं करता। तो यहाँ के जो चोर और डाकू का गिरोह है वो बहुत सक्रिय रहता है। वहाँ पे जो बंदूक जैसी जो हथियार हैं वो लोग लाठियों की तरह लेके घूमते हैं। उनकी कोई परवाह नहीं करता कि ऐसे हथियारों को कैसे लेके घूमा जा सकता है। कानून की व्यवस्था वहाँ पे लचर दिखाई देती है। ये सब चीज़ें लेखक बताता हुआ चलता है और वो यही कहता है कि जब कभी वो खतरे में पड़ जाता है तो वो अपनी मतलब कुची मतलब एक ऐसा रूप रख लेता है भिखमंगे का और दया की भीख मांगने लगता है। 1 पैसा भीख दे, ऐसा मतलब भिखारियों की स्थिति बना लेता है अपनी। और यही लेखक इस पैराग्राफ में समझाता है। फिर वो बताता है कि अगला पड़ाव उसका 16-17 मील से कम नहीं था और उसका जो साथी था, उसका जो गाइड था सुमति, जो वो कहता है अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण
तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीतर की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ठीक है, तो लेखक इस चीज को आप कहता है वो सफेदी ना थी, किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डंडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। ठीक है, तो लेखक ये बताना चाहता है, लेखक ये कहता है कि सबसे पहले फिर जब वो अपनी यात्रा को शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो वो सुमति से घोड़ों के मतलब चूंकि सामान अधिक था, तो सुमति से कहता है कि घोड़ों को हम लोग हायर कर लेंगे, घोड़ों को लेकर अपने सामान को उस पर रख लेंगे, जिससे कि हम आसानी से आगे बढ़ सके। क्योंकि अब वो जो बता रहा है वो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर खड़े ऊपर चल रहा था, वो चल रहा था लगभग 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर चल रहा था। तो इस तरीके से वो अपने सफर को आगे बढ़ाता है और चारों तरफ हिमालय अदृश्य हो रहा था। और क्या है, वहाँ पर नंगे पहाड़ बिल्कुल देखने को मिल रहे थे, वहाँ बर्फ की सफेदी नहीं थी। आगे बढ़ता है और वो कहता है कि उसे किसी एक ऊंचे पर्वत पर वहाँ के देवता का स्थान दिखाई देता है। ठीक है, अब हम चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मानना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह बिल्कुल पिछड़ गया और मैं दंतोक्त वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील तक चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोल का मुंह वैसे तो लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। ठीक है, लेखक ये कहता है कि वो अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था, इसलिए सुमति और लेखक में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गई थी और इसी वजह से लेखक अपना रास्ता भटक गया था। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपने मतलब ये चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 17 और जो पेज नंबर 17 का जो सुमति में पेज नंबर 17 का जो है उसको हम पेज नंबर 17 का सेकंड पैराग्राफ का लास्ट जो लाइनें चल रही हैं उसको हम अपना फिर से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर।